Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 17, nervous coordination. So, beta, first of all, I will define word coordination. What is coordination? The cooperative work of cell, tissue, organ to perform a particular function is called coordination. Simple. The cooperative work of cell, tissue and organ to perform a particular function is called what? Coordination. फिर coordination हमारे पास दो किस्म का होगा. एक को हम कहते हैं nervous coordination, एक है nervous coordination और दूसरा है chemical coordination. तो बेटा the coordination performed by nervous system, जो कि the coordination performed by nervous system is called what? Nervous coordination, while the coordination performed by chemical like hormones is called what? Chemical coordination. अच्छा, हार्मोन्स पर फर्दर इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसमें हम बात करेंगे. एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, इनमें फास्ट कौन सा होगा? तो ये फास्ट है, सही है, और ये स्लो है, सही है. दिस इज फास्ट एंड दिस इज व्हाट? स्लो. क्लियर हो गया? अच्छा बेटा, तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट नर्वस कोऑर्डिनेशन. हम पढ़ेंगे किसके ऊपर? नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में. ओके बेटा, नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है? तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में आपने याद रखना है, नर्वस कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ेंगे क्या? पूरा नर्वस सिस्टम हम पढ़ेंगे. और नर्वस सिस्टम का सिंपली बेटा अगर आपको बता दूं तो जनरली बस सिर्फ फिर इस हर एक को फर्दर मैं एक्सप्लेन करूंगा. नर्वस सिस्टम में हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ जाता है. फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आ जाता है. फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व आ जाते हैं. फिर क्रेनियल नर्व में हमारे पास 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व आ जाते हैं, जो कि olfactory, optic, ocular, tragular, trigeminal, abduction, facial, vestibular, cochlear, glossopharyngeal, vagus accessory, hypoglossal nerve, जैसे खुलासा बता रहा हूँ. और इसी तरह स्पाइनल नर्व 31 पेयर, फिर उसमें हमारे पास 8 सर्विकल, 12 thoracic, 5 लंबर और इसी तरह 1 कोकीजियल, ये सारे आ जाते हैं. ये क्या है बेटा? स्पाइनल नर्व है. सो ये सारा जो नर्वस सिस्टम का क्या था? खुलासा था. अच्छा बेटा, नर्वस कोऑर्डिनेशन, जब कोऑर्डिनेशन हम पढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेशन के 3 मेन कंपोनेंट हैं. एक है हमारे पास रिसेप्टर. क्या है? रिसेप्टर. दूसरा है हमारे पास इंटीग्रेटर या प्रोसेसिंग यूनिट. और थर्ड वन है हमारे पास क्या? इफेक्टर, जहां पे इफेक्टर शो होता है. तो रिसेप्टर पहले इसको हम डिफाइन करेंगे. रिसेप्टर सबसे पहले, इससे पहले चैप्टर में भी रिसेप्टर के बारे में बात हुई थी. तो बेटा, anything which detects stimulus is called receptor. क्या है? Anything which detects stimulus. Stimulus is called what? Receptor. अच्छा, what is stimulus? तो any change in environmental change को हम क्या कहेंगे? Any change in environment is called what? Stimulus. वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी, वो इंटरनल एनवायरनमेंट, किसी भी सेल के इर्द गिर्द एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द एनवायरनमेंट जो भी हो, वो जब चेंज होगा तो चेंज इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलस. और स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए जो ऑर्गन होता है, सेल होता है या पार्ट होता है सेल का, या कोई एंडिंग न्यूरॉन्स की होती है, उसको हम क्या कहेंगे? रिसेप्टर कहेंगे. क्लियर हो गया? अच्छा, फिर रिसेप्टर को अगर देखा जाए, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है. उसमें से एक है हमारे पास फोटो रिसेप्टर. क्या बेटा? फोटो रिसेप्टर. तो फोटो रिसेप्टर ये क्या है बेटा? तो आई हमारे पास असल में फोटो रिसेप्टर है, लेकिन आई में भी फिर क्या होते हैं? रॉड्स एंड कोन्स जो सेल्स होते हैं, दे आर व्हाट? एक्चुअली फोटो रिसेप्टर. सही. तो बेटा, फोटो रिसेप्टर जो है हमारे पास क्या है? आई में जो रॉड्स और कोन सेल्स होते हैं, दे एक्ट एज अ फोटो रिसेप्टर. एंड फोटो रिसेप्टर डिटेक्ट व्हाट? लाइट. ये लाइट स्टिमुलस को जो है वो क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं. तो इनमें से जो सबसे पहला हमने पढ़ा दैट इज अबाउट व्हाट? फोटो रिसेप्टर. फोटो रिसेप्टर सिंपल है, आई है और आई में फिर रेटिना, रेटिना में फिर
रॉड्स और कोन्स होते हैं जो कि लाइट को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। अच्छा बेटा, दूसरा हमारे पास है कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर, तो कीमो रिसेप्टर जो क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे केमिकल आयंस मॉलिक्यूल वगैरह, तो उसको हम क्या कहेंगे, कीमो रिसेप्टर कहेंगे। फिर कीमो रिसेप्टर के दो एग्जांपल आपने याद रखने, एक है नोज, वो भी कीमो रिसेप्टर है, और एक है टंग, वो भी हमारे पास क्या है, कीमो रिसेप्टर है। तो बेटा नोज और टंग दोनों क्या है, कीमो रिसेप्टर है। अच्छा, अब ये नोज जो है ये क्या करता है, तो बेटा हम कहते हैं स्मेलिंग, लेकिन आपने स्मेलिंग का लफ्ज नहीं, ओल्फेक्शन, बायो के लिहाज से आपने ओल्फेक्शन, ये ओल्फेक्शन करता है। और मतलब यहाँ पे ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, तो अगर नोज को देखा जाए, नोज में यहाँ पे नर्व आ जाते हैं। लेट सपोज ये है हमारे पास क्या, न्यूरॉन, और न्यूरॉन के यहाँ पे एंडिंग में यहाँ पे सीलियाज होते हैं, और दीज सीलियाज एक्ट एज अ ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, और इनमें हमारे पास इन सीलिया में अप टू 1000 डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं, अबाउट 1000 डिफरेंट रिसेप्टर होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, स्मेल जो स्टिमुलस होता है उसको डिटेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया बेटा। और ये जो सीलिया होते हैं ये इसके म्यूकोजल मेम्ब्रेन में हमारे पास होते हैं, जो कि अप टू 1000 डिफरेंट स्मेल जो है उसको डिटेक्ट करता है। अच्छा बेटा, फिर टंग के बारे में अगर आ जाए, तो टंग का काम क्या है बेटा, तो टंग जो है हमारे पास क्या करता है, ये क्या करता है, टेस्टिंग, लेकिन टेस्टिंग नहीं कहेंगे, क्या, गस्टेशन कहेंगे, गस्टेशन, बायो लिहाज से गस्टेशन। तो बेटा लफ्ज आ गया गस्टेशन, गस्टेशन। तो चलो एमसीक्यूज, हाँ, which of the following is medical term used for testing? टेस्टिंग किसके जरिए, टंग के जरिए। या अगर मैं कहूं सिंपल, फंक्शन ऑफ टंग, फंक्शन ऑफ टंग क्या है हमारे पास, फंक्शन ऑफ टंग, ए गस्टेशन, शाबाश, दूसरा गेस्टेशन, सी ग्यूटेशन, और डी आल। तो अब यहाँ पे कितने लफ्ज आए, गस्टेशन, गेस्टेशन, ग्यूटेशन। तो इसको मैं एक्सप्लेन, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, गस्टेशन है, लेकिन ये बाकी सारे क्या किस्से हैं ये आपको बता दूं बेटा। तो बेटा अब अगर आ जाए गस्टेशन, गेस्टेशन और ग्यूटेशन, ये क्या किस्सा है, तो बेटा गस्टेशन तो आपको पता लग गया किसको कहते हैं, टेस्टिंग को। और अगर आ जाए गेस्टेशन, तो गेस्टेशन कहते हैं प्रेगनेंसी को, प्रेगनेंसी को हम गेस्टेशन भी कहते हैं। और अगर आ जाए ग्यूटेशन, तो बेटा ग्यूटेशन क्या है, ये हमारे पास लीव है, क्या है, लीव। तो लीव में ये जो मर्जन्स है इसको हम हाइड्रोटोड्स कहते हैं, और हाइड्रोटोड्स के जरिए भी जब वाटर रिमूवल होगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, ग्यूटेशन। सुबह के वक्त आप देख लेते हो पत्ते के टिप पर एक क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्यू। तो वो ड्यू जो है, वो जो वाटर का कतरा होता है, ये किसके प्रोसेस के जरिए, ग्यूटेशन के प्रोसेस के जरिए हाइड्रोटोड से निकलता है, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, ग्यूटेशन। क्लियर हो गया बेटा। तो गस्टेशन, ग्यूटेशन और ये सारा। अच्छा बेटा, फिर अगर टंग को देखा जाए, तो टंग में हमारे पास डिफरेंट फोल्ड्स वगैरह है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेपिली कहते हैं, पेपिली। टंग को अगर देखा जाए, इसमें डिफरेंट इस तरह फोल्ड्स आपको वेलीज एंड रिजेस नजर आएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, पेपिली। फिर जो पेपिली होते हैं इसमें टेस्ट रिसेप्टर होते हैं, और ये हमारे पास 4 किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं फंजीफार्म, फंजीफार्म, एक को हम फंजीफार्म फेलीफार्म, दूसरे को हम कहते हैं फेलीफार्म, और तीसरा है हमारे पास सर्कमोविलेट, सर्कमोविलेट, और चौथा है हमारे पास फोलिएट। क्लियर। तो फंजीफार्म, फेलीफार्म, सर्कमोविलेट, फोलिएट, these are different papillae which are present on what, tongue। अच्छा बेटा, अब इसमें याद रखना है फंजीफार्म अगर आ जाए
विच ऑफ द फॉलोइंग पेपिली इज कोन शेप, कौन सा जो है वो कोन शेप है। तो कोन शेप हमारे पास कौन सा होता है, तो याद रखना कोन शेप हमारे पास कौन सा होता है, फिलीफॉर्म होता है। फिलीफॉर्म के एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपने याद रखना है, फिलीफॉर्म हमारे पास क्या है, ये कोन शेप है। अच्छा बेटा, अगर आ जाए कौन सा हमारे पास जो है वो मशरूम शेप है, मशरूम शेप है। ये शेप के बारे में अगर आ जाए तो इनमें से जो मशरूम शेप है वो कौन सा है, फंजीफॉर्म। नाम ही से जाहिर है कौन सा, फंजीफॉर्म जो है वो क्या है, मशरूम शेप है। इसी तरह अगर आ जाए फ्लैट माउंट शेप कौन सा है, फ्लैट माउंट शेप कौन सा है, तो बेटा आपको याद होना चाहिए कौन सा है हमारे पास, सर्कमओवलेट या फोलिएट। तो बेटा याद रखना सर्कमओवलेट हमारे पास क्या है, सर्कमओवलेट जो है वो नहीं बल्कि जो दूसरा है फोलिएट और सर्कमफोलिएट, सॉरी हाँ। तो बेटा याद रखना जब आ जाए मशरूम शेप तो फंजीफॉर्म, अगर आ जाए फिलीफॉर्म तो ये कोन शेप, और सर्कमओवलेट ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फ्लैट माउंट शेप, सर्कमओवलेट। क्लियर, तो सर्कमओवलेट हमारे पास क्या है, ये फ्लैट माउंट शेप है। क्लियर हो गया। अच्छा बेटा, फिर अगर आ जाए तो ये जो फंजीफॉर्म होते हैं इनमें से कौन सा टेस्ट ब्लाइंड है, तो बेटा यहाँ पे कोई टेस्ट रिसेप्टर नहीं होता, टेस्ट ब्लाइंड है। ये क्या है, और इट इज प्रेजेंट ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द, इट इज प्रेजेंट ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द व्हाट, द टंग। सही है बेटा। तो बेटा ये टेस्ट ब्लाइंड होता है, ये ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द क्या होता है, प्रेजेंट होता है ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द टंग। तो अगर आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग पेपिली इज टेस्ट ब्लाइंड, तो कौन सा होगा, फिलीफॉर्म होगा। तो फिलीफॉर्म के बारे में चंद बातें आपने याद रखनी है, ये कोन शेप है, प्रेजेंट ऑल ओवर द टंग एंड दे आर टेस्ट ब्लाइंड, और बाकी क्या होते हैं उसमें टेस्ट रिसेप्टर मौजूद होते हैं, दे डिटेक्ट टेस्ट। अच्छा बेटा, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, टंग या कीमो रिसेप्टर। नेक्स्ट जो है वो बात करेंगे किसके ऊपर, तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट था फोटो रिसेप्टर, फिर कीमो रिसेप्टर, थर्ड है मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो रिसेप्टर, तो मैकेनो रिसेप्टर जो है एक्सेलरेशन, प्रेशर वगैरह जो डिटेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मैकेनो रिसेप्टर। और मैकेनो रिसेप्टर फिर याद रखना, एक है हमारे पास प्रेशर के लिए, तो प्रेशर के लिए उसको हम कहते हैं पेसिनियन कार्पसल। सही, तो ये डिटेक्ट व्हाट, प्रेशर, ये प्रेशर डिटेक्ट करते हैं। और ये किस में होते हैं, तो बेटा ये स्किन में होते हैं। क्लियर, स्किन में होते हैं और डिटेक्ट प्रेशर। दूसरा हमारे पास मैकेनो रिसेप्टर कहाँ पे होता है, तो बेटा मैकेनो रिसेप्टर आर आल्सो प्रेजेंट इन, तो मैकेनो रिसेप्टर हमारे पास मौजूद होते हैं। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा हमारे पास है पेसिनियन रिसेप्टर, और इसी तरह प्रेशर के लिए एक और आपको बताऊं, बेरो रिसेप्टर, बेरो रिसेप्टर। और बेरो रिसेप्टर क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं, ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। और ये जो बेरो रिसेप्टर है ये भी फिर हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक लो ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं और एक हाई ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। तो एक लो ब्लड प्रेशर बेरो रिसेप्टर है, एक हाई ब्लड प्रेशर बेरो रिसेप्टर है। अच्छा, लो ब्लड प्रेशर बेरो रिसेप्टर आर आल्सो कॉल्ड अ वॉल्यूम रिसेप्टर, इसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम रिसेप्टर बी कहते हैं। एंड लो ब्लड प्रेशर आर आल्सो कॉल्ड कार्डियोपल्मोनरी रिसेप्टर, इसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी रिसेप्टर बी कहते हैं। तो लो ब्लड प्रेशर अगर आ जाए, वॉल्यूम रिसेप्टर आ जाए या कार्डियोपल्मोनरी रिसेप्टर आ जाए, इन तीनों का किस्सा एक ही है। एंड दे आर कॉल्ड व्हाट, इन तीनों के लिए ये क्या डिटेक्ट करेंगे, लो प्रेशर को डिटेक्ट करेंगे। अच्छा, फिर एक तो इसमें आपके पास आ गया कि बेरो रिसेप्टर जो है हमारे पास कौन कौन से हैं, बेरो रिसेप्टर एक लो प्रेशर बेरो रिसेप्टर है, सही, बेरो रिसेप्टर है, और एक जो है ब्लड प्रेशर बेरो रिसेप्टर, और एक हाई ब्लड प्रेशर जो है बेरो रिसेप्टर है, लो ब्लड प्रेशर बेरो रिसेप्टर। अच्छा बेटा, अब
एक तो आपको पता लग गया कि लो ब्लड प्रेशर बेरोरिसेप्टर आल्सो कॉल्ड कार्डियोपल्मोनरी रिसेप्टर या वॉल्यूम रिसेप्टर। वहां पे आपको पता लग गया कि वो हाई प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं, ये लो प्रेशर को। ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? तो बेटा प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? तो याद रखना ये हमारे पास राइट एट्रियम में, राइट वॉल ऑफ द राइट एट्रियम, और दूसरा लार्ज सिस्टेमिक वेन, लार्ज सिस्टेमिक वेन्स में। इन दो रीजन में हमारे पास मौजूद होते हैं लो प्रेशर ब्लड प्रेशर बैरो रिसेप्टर। हाई ब्लड प्रेशर बैरो रिसेप्टर कहाँ पे मौजूद होते हैं? तो याद रखना हाई ब्लड प्रेशर बैरो रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन, तो बेटा एओर्टिक आर्क में, एओर्टिक आर्क में मौजूद होते हैं। और दूसरा कैरोटिड साइनसिस, कैरोटिड साइनसिस में भी मौजूद होते हैं। अच्छा बेटा ये कैरोटिड आर्क क्या होता है और ये दूसरा जो है कैरोटिड साइनसिस और एओर्टिक आर्क क्या होता है? तो लेट सपोज ये हमारे पास हार्ट, लेट सपोज ये है क्या, चलो आशिकों वाला दिल बना लेता हूं, तो ये है हार्ट। तो हार्ट में हमारे पास यहाँ पे एओर्टा आ जाते हैं, सही है। अब जब एओर्टा आ गया तो ये जो बाइंड हो जाता है इसको हम क्या कहते हैं? एओर्टिक आर्क कहते हैं, एओर्टिक आर्क। अच्छा बेटा इस एओर्टिक आर्क के बारे में चंद चीजें आपको बता दूं। तो जब भी आ जाए एओर्टिक आर्क तो यहां पे हमारे पास ये मौजूद होते हैं। चलो एओर्टिक आर्क, तो बेटा एक एओर्टिक आर्क आएगा, लेट सपोज ये हमारे पास दिल और इसका एओर्टिक आर्क कहां पे मौजूद है? ये राइट साइड पे मौजूद है। और दूसरा हमारे पास एओर्टिक आर्क मौजूद है कहां पे? लेफ्ट साइड पर मौजूद है। और दूसरा एक दिल है और उसमें एओर्टिक आर्क हमारे पास मौजूद है कहां पे? दोनों पेयर ऑफ एओर्टिक आर्क। तो बेटा ये जो राइट साइड पर मौजूद है राइट एओर्टिक आर्क, ये लेफ्ट एओर्टिक आर्क, और यहाँ पे पेयर्ड ऑफ एओर्टिक आर्क। क्लियर है? अच्छा बेटा ये कहां पे होता है? तो राइट एओर्टिक आर्क इज प्रेजेंट इन, एमसीक्यूज आ जाए कहां पे? बर्ड्स में। लेफ्ट एओर्टिक आर्क इज प्रेजेंट इन कहां पे? तो बेटा ये मौजूद होगा बर्ड्स में नहीं, ये कहां पे? हम में, ह्यूमन में, हम में मौजूद है। और अगर आ जाए पेयर्ड ऑफ एओर्टिक आर्क इट इज प्रेजेंट इन फिश। तो ये एमसीक्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो ये असल में मैंने एओर्टिक आर्क आपको समझाना था कि एओर्टिक आर्क क्या होता है, तो वो आपको बता दिया कि एओर्टिक आर्क क्या होता है। और वहां पे क्या होता है? वहां पे हाई ब्लड प्रेशर बैरो रिसेप्टर मौजूद होते हैं, या हाई ब्लड प्रेशर आर्टीरियल रिसेप्टर भी इसको कहते हैं। क्लियर? अच्छा ये कैरोटिड साइनसिस क्या होता है? तो बेटा कैरोटिड आप जानते होंगे, कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी। और कैरोटिड आर्टरी वो आर्टरी है जो कि हेड को ब्लड सप्लाई करती है। तो बेटा ये हेड को ब्लड सप्लाई कर रही है आर्टरी, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाती हैं। तो बेटा जिस रीजन में ये डिवाइड होती है कैरोटिड आर्टरी, उस रीजन को हम कहते हैं कैरोटिड साइनसिस। तो इन दो जगहों पर हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर बैरो रिसेप्टर मौजूद होते हैं। क्लियर हो गया? दिस इज ऑल अबाउट द प्रेशर, ब्लड प्रेशर बैरो रिसेप्टर। अच्छा बेटा हम बात कर रहे थे मैकेनो रिसेप्टर, हम बात कर रहे, दोबारा आ जाते हैं मैकेनो रिसेप्टर। तो मैकेनो रिसेप्टर में हमने प्रेशर रिसेप्टर पढ़े, सही। तो प्रेशर रिसेप्टर में एक जो स्किन में और एक जो ब्लड वेसल में होते हैं उसकी बात की। दूसरा जो है टच के लिए, तो टच के लिए जो रिसेप्टर है वो आपने याद रखने हैं, उसको हम माइजनर्स कार्पसल कहते हैं, माइजनर कार्पसल कहते हैं। और याद रखना माइजनर कार्पसल ये भी किस में होते हैं? स्किन में होते हैं, सही, स्किन में होते हैं ये भी। क्लियर हो गया? अच्छा बेटा दूसरा जो है ह्यूमन जो एयर है वहाँ पे बैलेंसिंग और हेयरिंग के लिए जो एयर में भी हमारे पास बैलेंसिंग और हेयरिंग के लिए जो रिसेप्टर है वो भी कौन से हैं? मैकेनो रिसेप्टर। तो एमसीक्यूज आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मैकेनो रिसेप्टर। तो चलो मैं आपको एमसीक्यूज लिखवा दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट, कौन सा, चलो बस मैंने बता दिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट, कौन से? मैकेनो रिसेप्टर। तो इनमें कौन सा मैकेनो रिसेप्टर नहीं है? तो चलो ए में लिख दूं माइजनर कार्पसल, सही है। बी में लिख दूं मैकेनो रिसेप्टर प्रेशर माइजनर कार्पसल, सही, PUSCLES। अच्छा दूसरा है पेसिनियन
कार्पसल, और सी में लिख दूं बेटा थर्मो रिसेप्टर, और डी में लिख दूं नोसिसेप्टर। अच्छा बेटा, तो अब इनमें से कौन सा नहीं है, और डी में ई में लिख दूं बोथ बी एंड सी। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो माइजनर और पेसिनी ये दोनों मैकेनो रिसेप्टर हैं, और नोसिसेप्टर और दूसरा थर्मो रिसेप्टर ये हमारे पास मैकेनो नहीं है। थर्मो रिसेप्टर जो है ये किसके लिए है, टेम्परेचर के लिए है ये, और ये किस में, स्किन में। तो ये एक और नोसिसेप्टर जो है ये पेन के लिए है, और ये भी स्किन एंड दूसरा हालो ऑर्गन, विस्क्रल ऑर्गन है, कहीं पे भी ये हमारे पास मौजूद होते हैं। क्लियर है बेटा? अच्छा बेटा, तो दीज आर डिफरेंट वर्ड मैकेनो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर के बारे में बात की कि वो कौन से होते हैं। थर्मो रिसेप्टर जो है हमारे पास किसके लिए होते हैं, वो होते हैं टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए। और नोसिसेप्टर जो है उसको जरा आगे लेकर जाते हैं, नोसिसेप्टर। तो नोसिसेप्टर क्या करेंगे, काम इसका नोसिसेप्शन करेंगे, और ये कहते हैं किसको, पेन को। सही, नोसिसेप्शन किसको कहते हैं, पेन। अच्छा, नोसिसेप्टर जो है इसके बारे में याद रखना, मोस्ट एबंडेंट एंड स्किन में ये सबसे ज्यादा होते हैं। कहाँ पे, तो बेटा अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया जाए स्किन का, तो उनमें हमारे पास 200 पेन रिसेप्टर होंगे। ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है, उसमें 200 हमारे पास क्या होंगे, पेन रिसेप्टर होंगे। सही है। और दूसरा जो 200 उसमें हमारे पास 15 जो है, और 6 और 1। तो बेटा 200 हमारे पास क्या है, पेन रिसेप्टर है, और इसी तरह पेन के अलावा जो है 15 रिसेप्टर फॉर प्रेशर होंगे। 15 रिसेप्टर किसके लिए, प्रेशर के लिए, और इसी तरह 6 रिसेप्टर जो है वो कोल्ड के लिए, और 1 रिसेप्टर जो है वो वार्मनेस के लिए है। तो बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ स्किन अगर लिया जाए तो इसमें सबसे ज्यादा कौन से हैं, 200 पेन रिसेप्टर है, 15 प्रेशर है, 6 कोल्ड के लिए, और 1 वार्मनेस के लिए हमारे पास डिफरेंट रिसेप्टर मौजूद होते हैं। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा बेटा, तो ये था दूसरी एक चीज जो आपने याद रखनी है। टच के बारे में अगर आपको बता दूं, तो बेटा टच जो रिसेप्टर होता है, तो मैंने कहा इसके लिए रिसेप्टर कौन सा है, पेसिनियन है। और टच के लिए जो रिसेप्टर उसको हम टेक्टेशन कहते हैं, टेसिटेशन या टेक्टेशन भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा बेटा, टेक्टेशन जो है सेंस ऑफ टच को कहते हैं, सेंस ऑफ टच को कहा जाता है। और याद रखना है आपने कि इसके लिहाज से हमारे पास टच जो रिसेप्टर है, तो वो या बाज़ जगहों पर बहुत ज़्यादा होते हैं, बाज़ जगहों पर जो है बहुत हमारे पास क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो लाइक अगर लिप्स लिया जाए, लिप्स, और दूसरा फिंगर टिप्स, तो बेटा यहाँ पे तकरीबन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर हमारे पास 100 रिसेप्टर मौजूद होंगे। किसके लिए, टच के लिए। और बैक ऑफ द हैंड अगर लिया जाए, बैक ऑफ हैंड, सही है, तो वहां पे हमारे लिए टच के लिए जो रिसेप्टर मौजूद होंगे, तो वो क्या होंगे, तकरीबन बैक ऑफ हैंड पर हमारे पास जो टच के लिए रिसेप्टर मौजूद होते हैं कितने, तो यहाँ पे तकरीबन 10 रिसेप्टर मौजूद होंगे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 10 रिसेप्टर। तो बैक ऑफ द हैंड में फ्यू होते हैं, जबकि लिप्स और इसी तरह फिंगर टिप में हमारे पास मेनी हो जाते हैं, 100 रिसेप्टर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा बेटा, दूसरा एक टर्म आएगा, एक है टेक्टाइल एनेस्थीसिया। टेक्टाइल एनेस्थीसिया, सही है, ये क्या होता है। और दूसरा है पैरासिटीजिया। अच्छा, दोनों क्या है, तो टेक्टाइल एनेस्थीसिया जब आ जाए टेसिटेशन के लिहाज से, लॉस ऑफ एबिलिटी टू टच
टू टच इज कॉल्ड व्हाट? टेक्टाइल एनेस्थीसिया। और पैरासिटीजिया क्या होता है? तो ये आपने याद रखना है, नमनेस, टिंगलिंग या प्रिकिंग, सही है, नमनेस, टिंगलिंग या प्रिकिंग एंड द स्किन इज कॉल्ड व्हाट? पैरासिटीजिया, और इट इज ड्यू टू डैमेज टू द न्यूरॉन एज वेल, सही है। सो ये दो टर्म आपने याद रखने हैं, टेक्टाइल एनेस्थीसिया और पैरासिटीजिया। टेक्टाइल एनेस्थीसिया लॉस ऑफ एबिलिटी टू टच, while पैरासिटीजिया numbness, tingling या प्रेकिंग and the skin is called what? Parasithesia, और this is due to damage to the neuron. क्लियर है बेटा? अच्छा बेटा, this is all about the receptor. This is all about the different receptor I teach you. बेटा इसमें आपको बहुत से MCQs जो है वो मिल सकते हैं। लेट सपोज अगर आ जाए कि 100 रिसेप्टर पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर टच आर प्रेजेंट एट डैश, तो कहाँ पे? फिंगर टिप पे या बैक ऑफ द हैंड पर या लिप्स में। तो कौन सा होगा? फिंगर टिप्स और फिंगर टिप्स और लिप्स में हमारे पास 100 रिसेप्टर होंगे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आ जाए कि 10 रिसेप्टर मौजूद होते हैं पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कहाँ पे? तो बैक ऑफ द हैंड में। अच्छा, मोर न्यूमरस रिसेप्टर स्किन में कौन से होते हैं? तो वो होते हैं कि कौन से बेटा? तो वो हमारे पास होते हैं पेन रिसेप्टर, और पेन रिसेप्टर जो है वो तकरीबन पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितने होते हैं? 200 होते हैं, सही है। और इसी तरह वार्म के लिए कितने होते हैं? 1 होता है पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कोल्ड के लिए कितने होते हैं? 6 होते हैं। और इसी तरह टच के लिए कितने होते हैं? 15 वगैरह मुख्तलिफ आप कह सकते हो। क्लियर है बेटा? अच्छा बेटा, नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात हम कर रहे थे, उसमें हमने फर्स्ट जो रिसेप्टर को वो जिक्र किया। फिर रिसेप्टर से जो मैसेज आता है तो वो हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट लेता है। और प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? वो हमारे पास इंटीग्रेटर या ब्रेन होता है। और फिर ब्रेन जाके मैसेज देता है किसको? इफेक्टर को। और इफेक्टर हमारे पास क्या होता है? तो इफेक्टर हमारे पास जहाँ पे इफेक्ट शो होगा, ग्लैंड या मसल वगैरह। क्लियर हो गया? तो दीज आर द 3 कंपोनेंट ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट जो कंपोनेंट था वो कौन सा है? वो हमारे पास रिसेप्टर है, जो डिफरेंट रिसेप्टर मैंने आपको बता दिए। दूसरा हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि ब्रेन है। और तीसरा हमारे पास इफेक्टर है जो कि ग्लैंड एंड मसल वगैरह है। क्लियर बेटा? अच्छा बेटा, फर्दर नर्वस सिस्टम में बात करेंगे। तो बेटा नर्वस सिस्टम को अगर देखा जाए, नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम में हमारे पास 2 मुख्तलिफ चीजें होती हैं। एक है न्यूरॉन और एक है न्यूराग्लियल सेल। न्यूराग्लियल सेल या इसको हम ग्लायल सेल भी कहते हैं, सिंपल। अच्छा बेटा, तो आपके ख्याल में न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम का जो यूनिट है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है, वो कौन सा है? न्यूरॉन्स है। अच्छा, मैं एमसीक्यूज बना लेता हूं। लेट सपोज मोर देन 50% ऑफ द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डैश। मोर देन, मैंने कहा नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट क्या है? न्यूरॉन्स है, सही है। और इसमें सपोर्टिंग जो रोल प्ले करता है वो न्यूराग्लियल या ग्लायल सेल्स होते हैं। अब मैं कहूं मोर देन 50% ऑफ द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए न्यूरॉन्स, बी न्यूराग्लियल सेल, सी श्वान सेल, लेट्स सपोज डी नन। चलो, तो अब क्या होगा? आपके जहन में आएगा न्यूरॉन, लेकिन न्यूरॉन नहीं है बेटा। न्यूराग्लियल सेल जो है दे मेक अप मोर देन 50% ऑफ द टोटल नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट न्यूरॉन्स है, लेकिन इसमें जो ज्यादा सेल्स हमारे पास मौजूद होते हैं वो न्यूराग्लियल सेल्स होते हैं। क्लियर हो गया? तो मोर देन 50% ऑफ द, और ये इसकी क्या है? सपोर्ट वगैरह में मदद देते हैं। तो मोर देन 50% ऑफ द
नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ न्यूराग्लियल सेल। चंद न्यूराग्लियल सेल की एग्जांपल कोई आपसे कहे कि न्यूराग्लियल सेल की एग्जांपल मुझे बता दो, तो बेटा इसमें आ जाता है माइक्रोग्लियल सेल। माइक्रोग्लियल सेल, तो कोई आपसे कहे माइक्रोग्लियल सेल, नाम सुना है बेटा? हाँ, मैक्रोफेजेस ऑफ ब्रेन आर कॉल्ड माइक्रोग्लियल सेल। इसी तरह इसमें आ जाता है श्वान सेल। कौन से बेटा? श्वान सेल आ जाता है। इसी तरह बेटा इसमें आ जाता है ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, और भी बहुत से आ जाते हैं, सेटेलाइट। आपने सिर्फ ये श्वान सेल का ये याद रखना है, सही, श्वान सेल और ये माइक्रोग्लियल वगैरह, सेटेलाइट एक्सेट्रा। तो ये दीज डिफरेंट सेल मेक अप व्हाट न्यूराग्लियल सेल, या इन सबको हम ग्लायल सेल या न्यूराग्लियल सेल कहते हैं। एंड दे हैव अ नो रोल इन इम्पल्स ट्रांसमिशन। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में इसका कोई रोल नहीं है। इसका अगर रोल है तो किस में है? ओनली सपोर्टिव फंक्शन है। सही है बेटा? तो न्यूराग्लियल या ग्लायल सेल हैव अ सपोर्टिव फंक्शन, नॉट इन्वॉल्व इन व्हाट, नॉट इन्वॉल्व इन नर्व ट्रांसमिशन। नर्व ट्रांसमिशन के लिए न्यूरॉन है। सही है? अच्छा बेटा, फिर न्यूरॉन की अगर बात की जाए, न्यूरॉन, तो न्यूरॉन में मैंने कहा कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन को अगर देखा जाए तो टिपिकल न्यूरॉन में हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। सही? एक को हम कहते हैं सेल बॉडी, सही, दूसरा या उसको हम कहते हैं सोमा, दूसरा हमारे पास है डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स, और तीसरा हमारे पास है एक्सॉन। क्लियर? अच्छा, सो देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन। वन इज सेल बॉडी और सोमा, डेंड्राइट और एक्सॉन। क्लियर? अच्छा बेटा, दरमियान सेल बॉडी और सोमा, डेंड्राइट और एक्सॉन। सेल बॉडी सबसे पहले, डेंड्राइट क्या है या सेल बॉडी और सोमा, तो बेटा ये सेंट्रल पार्ट है। क्या है? सेंट्रल पार्ट ऑफ द, नॉट हर जगह पर नहीं, जनरली कह रहे हो, सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन है। सही है? और डेंड्राइट क्या है? ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन और या शॉर्ट प्रोसेस है, शॉर्ट प्रोसेस है जो कि एराइज होते हैं कहां से? देखिए सही हुआ जवाब। हाँ, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन और शॉर्ट प्रोसेस है एराइज फ्रॉम सेल बॉडी, जो कि सेल बॉडी से क्या होते हैं? एराइज होते हैं। और एक्सॉन जो है ये क्या है? लॉन्ग प्रोसेस है। ये हमारे पास ये भी सेल बॉडी से एराइज होता है, लेकिन क्या है? लॉन्ग प्रोसेस है। तो चलो, अगर स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट, चलो मैं आपको फिर इसके फंक्शन और पहले स्ट्रक्चर अगर वाज़ेह कर दे तो फिर आसान हो जाएगा। अच्छा बेटा, तो इसके लिहाज से चलो लेट्स सपोज ये हमारे पास टिपिकल क्या है? दिस इज अ न्यूरॉन। क्लियर? तो न्यूरॉन में यहाँ पे शॉर्ट प्रोसेसेस है, और इन शॉर्ट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इन शॉर्ट प्रोसेस को हम डेंड्राइट कहते हैं, मैनी। और यहाँ पे एक लॉन्ग प्रोसेस है, और इस लॉन्ग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सॉन। तो ये सेल बॉडी है वो सिंगल न्यूक्लियस, और ये क्या है? एक्सॉन है, और ये हमारे पास क्या है? डेंड्राइट है। अच्छा बेटा, एक्सॉन और डेंड्रॉन में क्या फर्क है? यहाँ पे मैं एक्सॉन और यहाँ पे डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन। अच्छा बेटा, दोनों में आपको जनरली फर्क बता दूं, तो बेटा एक्सॉन या डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स। सही? अच्छा बेटा, एक्सॉन जो है 1 लॉन्ग प्रोसेस, या ये हमारे पास एक्सॉन जो है हमेशा कितने होंगे? 1। हाँ, 1 लॉन्ग प्रोसेस। सही? और इसमें 1 to many शॉर्ट प्रोसेसेस। क्लियर? ये एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई भी नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा बेटा, एक्सॉन जो है अगर देखा जाए तो एक्सॉन जो क्या करता है? ये मैसेज क्या करता है? टेक अवे मैसेज
फ्रॉम सेल बॉडी, सेल बॉडी से ये मैसेज लेकर जाता है और ये क्या करता है, ब्रिंग मैसेज टूवर्ड्स शाबाश सेल बॉडी, ये सेल बॉडी के तरफ मैसेज लेकर आता है। क्लियर हो गया। अच्छा, ये वन लॉन्ग प्रोसेस है, वो वन टू मेनी शॉर्ट प्रोसेस हो सकते हैं। टेक अवे मैसेज, अच्छा ये क्या होता है, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, माइलिनेटेड भी हो सकता है और नॉन माइलिनेटेड भी हो सकता है। और ये जो है सारे के सारे क्या होंगे, नॉन माइलिनेटेड होंगे। क्लियर हो गया। ये क्या होंगे, सारे के सारे नॉन माइलिनेटेड होंगे। समझ आ रही है। सो बेटा डेंड्राइट जो है मैसेज लेकर आते हैं सेल बॉडी को, सेल बॉडी में पेयर प्रोसेस होता है, वो दे देते हैं एक्सान को, एक्सान वापस, एक्सान एक शॉर्ट प्रोसेस है हमारे पास। क्लियर हो गया। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट, एक्सान एंड डेंड्राइट। अच्छा बेटा, फिर एक्सान और मैं फर्दर आपको बातें बता दूं बेटा। एक्सान को अगर देखा जाए, एक्सान तो एक्सान में जो हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है, सही है, उसको हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं, एक्सोप्लाज्म कहते हैं। और इसमें सिंगल न्यूक्लियस भी होता है, इसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, इसमें हमारे पास न्यूरोफिब्रिल भी होते हैं, न्यूरोफिब्रिल्स भी होते हैं, इसमें हमारे पास जो है नेसल ग्रेन्यूल्स होते हैं, नेसल ग्रेन्यूल्स। तो ये नेसल ग्रेन्यूल्स आपने समझना है। राइबोसोम एसोसिएटेड विद गाल्जी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एसोसिएटेड विद गाल्जी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कलेक्टिवली कॉल्ड व्हाट, नेसल ग्रेन्यूल। ये सारी चीजें कहां पे होते हैं, एक्सान में होते हैं। क्लियर हो गया बेटा। अच्छा, और इसके सेल मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा कहते हैं, इसके सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, एक्सोलेमा कहते हैं। अच्छा बेटा, एक्सान और डेंड्राइट और सेल बॉडी, दीज आर द थ्री कंपोनेंट ऑफ व्हाट, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन में हमारे पास मैंने कहा कौन कौन से, सेल बॉडी, एक्सान, डेंड्राइट और डेंड्रॉन वगैरह ये सारे मौजूद होते हैं। फिर इसमें ऐसा भी है, ये फंक्शन जो मैंने आपको बता दिया कि डेंड्राइट मैसेज लेकर आते हैं, एक्सान मैसेज लेकर ले जाते हैं। और बाज़ औक़ात ये फंक्शन यहाँ पे ऐसा भी होता है, इससे मुख्तलिफ भी हो सकता है। फिर इसमें आपको टाइप्स जब बताऊंगा उसमें ये फंक्शन चेंज भी हो सकता है। सही। और एक्सान का मैंने कहा कि ये हमारे पास वन या पास में अगर यू कहो, लेकिन वन या टू ब्रांचेस भी हो सकते हैं। और जो होगा डेंड्रॉन, तो डेंड्राइट्स हमारे पास वन, मेनी या कोई भी नहीं हो सकता। समझ आ रही है। अच्छा बेटा, फिर अगर न्यूरॉन को देखा जाए, न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास तीन किस्म का है। एक को हम कहते हैं यूनिपोलर, एक को कहते हैं बाईपोलर, और एक को हम कहते हैं मल्टीपोलर। शाबाश। एक है बेटा यूनिपोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर। न्यूरॉन एक ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास तीन किस्म के होते हैं, यूनिपोलर, बाईपोलर एंड मल्टीपोलर। अच्छा बेटा, यूनिपोलर में क्या होता है, तो बेटा याद रखना, यहाँ पे सिंगल हमारे पास क्या होता है, लेट सपोज ये हमारे पास सेल बॉडी, और सेल बॉडी से सिंगल एक ब्रांच राइज हो जाता है जो कि फर्दर फिर दो में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये होता है एक सिंगल ब्रांच जो कि फर्दर टू में। तो यहाँ पे सेल बॉडी एंड अ सिंगल प्रोसेस इज अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी। तो बेटा अगर सेल बॉडी से सिंगल प्रोसेस अराइज हो जाए तो सच टाइप ऑफ न्यूरॉन आर कॉल्ड व्हाट, यूनिपोलर न्यूरॉन। फिर बाईपोलर में हमारे पास क्या होता है, तो बाईपोलर में हमारे पास टू प्रोसेसेस अराइज होते हैं। किससे? टू प्रोसेसेस अराइज होते हैं सेल बॉडी से। क्लियर? यहाँ पे टू प्रोसेस, तो दिस इज बाईपोलर।
और इनमें से ये एक्सान है और ये क्या है, डेंड्रॉन है। सही। अच्छा बेटा, फिर मल्टीपोलर जो है इसमें हमारे पास एक्सान वही एक होगा। मैंने के भी दिया कि एक्सान क्या है हमारे पास, एक, या बाज औकात में अभी आपको कहूंगा दो, लेकिन मोस्टली एक। दिस इज व्हाट, these are different extension, they are what, और यहाँ पे सिंगल हमारे पास न्यूरॉन, दिस इज मल्टीपोलर न्यूरॉन। ये कौन सा है, मल्टीपोलर। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेटा इसके ये नर्व एंडिंग है, ये एक टेजर रिसेप्टर। तो बेटा यूनिपोलर न्यूरॉन मोस्टली प्रेजेंट, ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, मोस्टली सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं, मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं, सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो यूनिपोलर होते हैं। अच्छा, यूनिपोलर में आप सेल बॉडी है और सिंगल प्रोसेस है। अब सवाल पैदा होता है कि ये सिंगल प्रोसेस ये एक्सान है कि डेंड्रॉन है। तो बेटा ये सारा का सारा एक्सान है। क्या है, एक्सान है। तो मैंने कहा था ना कि डेंड्राइट या एक होंगे या मेनी होंगे या कोई भी नहीं होगा, तो यहाँ पे एक्सान नहीं है। तो अब यहाँ पे लेट सपोज दीज एक्ट एज अ रिसेप्टर, ये हमारे पास रिसेप्टर, इसने जो है मैसेज ले लिया है रिसेप्टर के तौर पर। तो अब यहाँ पे मैसेज आ रहा है लेट सपोज इसको। तो बेटा एक्सान का ये पार्ट है एक्सान, लेकिन एक्ट लाइक अ डेंड्रॉन है। एक्सान लेकिन एक्ट लाइक तो जरूरी नहीं कि हर जगह पर। तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर अगर कहूं तो यहाँ हमारे पास क्या है, एक्सान है, लेकिन फंक्शनली ये क्या है, चूंकि रिसेप्टर से मैसेज लेकर जाता है, तो इसका ये जो पार्ट है ये क्या हो गया, एक लाइक डेंड्रॉन हो गया। सही है। और इसी तरह यहाँ पे मैसेज आ गया, यहाँ पे रिसीव हो गया और फिर दोबारा यहाँ पे जाता है, तो अब ये सेल बॉडी से मैसेज लेकर जा रहा है। तो अब ये जो पार्ट है ये हमारे पास फंक्शनली और स्ट्रक्चरली दोनों क्या होगा, एक्सान होगा। समझ आ रही है, क्लियर है बेटा। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे मैसेज ये लेकर आ रहा है इसकी तरफ, तो ये डेंड्रॉन हो गया और ये लेकर जा रहे हैं, तो ये तो सिंपल है, एक्सान हो गया, क्लियर हो गया। और यहाँ पे मैनी डेंड्राइट्स है जो कि मैसेज लेकर आते हैं और एक सिंगल क्या है हमारे पास, एक्सान है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, स्ट्रक्चर। फिर दूसरी एक क्लासिफिकेशन करते हैं और वो किसके बेस पर है, वो है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ, बाइपोलर न्यूरॉन जो है ये किस में होते हैं, ये रेटिना में होते हैं। और मल्टीपोलर न्यूरॉन अगर आ जाए कि वो हमारे पास कहाँ पे है, तो बेटा जो एसोसिएटिव न्यूरॉन है और जो दूसरा है एसोसिएटिव न्यूरॉन है और मोटर न्यूरॉन है, दे आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, मल्टीपोलर न्यूरॉन। मैंने इस दोनों की एग्जाम्पल आपको नहीं बताई। अच्छा बेटा, फिर न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन तीन किस्म के हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हमारे पास न्यूरॉन कितने किस्म के हैं, तीन किस्म के हैं। ओके, तो न्यूरॉन फिर एक है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा हमारे पास मोटर न्यूरॉन, या चलो दरमियान में एसोसिएटिव न्यूरॉन कर लूं। एसोसिएटिव न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन्स। और दूसरा हमारे पास है कौन सा, मोटर न्यूरॉन। अच्छा बेटा, सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ये क्या करेंगे, रिसेप्टर से मैसेज लेकर जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो इस रिसेप्टर से जो मैसेज लेकर जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, उनको हम क्या कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंटर न्यूरॉन कहते हैं। और ये क्या करेगा, रिसेप्टर से मैसेज रिसीव करेगा और फिर देगा किसको, मोटर न्यूरॉन को देगा। ये सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज रिसीव करेगा और फिर देगा किसको, मोटर न्यूरॉन को। और मोटर न्यूरॉन क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेकर जाते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मैसेज लेकर जाते हैं इफेक्टर की तरफ, किसकी तरफ, इफेक्टर की तरफ, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोटर न्यूरॉन कहेंगे। दिस इज सिंपल बेटा। फिर मैंने आपको बता दिया कि मोस्टली सेंसरी न्यूरॉन, मोस्टली की बात कर रहा हूँ, वो क्या है, यूनिपोलर है। और एसोसिएटिव और मोटर न्यूरॉन वो क्या है बेटा, मल्टीपोलर न्यूरॉन है। क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट न्यूरॉन्स।
ओके बेटा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे नर्व इम्पल्स और फिर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे होता है, वो सारा मैकेनिज्म इंशाल्लाह पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।